वो आदमी जिसने सिर्फ $1 के स्टॉक का झूठ बेचकर करोड़ों कमा लिए, जेल गया तो भी सिर्फ 22 महीने, और फिर हॉलीवुड ने उसकी कहानी को ब्लॉकबस्टर बना दिया। ये कहानी है जॉर्डन बेलफोर्ट की, उस आदमी की जिसने अमेरिका को स्कैम किया फिर भी अमीर बना रहा, और सबसे पागल बात ये कि आज भी लोग उसके लिए चीयर करते हैं। 1962 बेसाइड क्वींस, एक साधारण यहूदी वर्किंग क्लास इलाका जहां सपने सीमित थे और महत्वाकांक्षा की एक छत थी। लेकिन एक लड़का था, जॉर्डन बेलफोर्ट, जिसे किसी छत में दिलचस्पी नहीं थी। एक लेमन आइस प्लीज। तुम्हारे लिए एक, लेकिन 2 तभी अगर तुम 3 दोस्तों को बताओ। तुम हो क्या? 16 और मैं अमीर बनने वाला हूँ। सिर्फ एक गर्मी में उसने $20,000 कमा लिए इटालियन आइस बेचकर। जहाँ ज्यादातर टीनेजर्स ये पैसे उड़ा देते, जॉर्डन ने डेंटल स्कूल ज्वाइन किया। लेकिन पहले ही दिन डीन खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम यहाँ अमीर बनने आए हो तो तुम गलत जगह हो। जॉर्डन खड़ा हुआ, सिर हिलाया और बस बाहर चला गया, क्योंकि वो दांत साफ करने नहीं आया था, वो अमीर बनने आया था, और ये रास्ता नहीं था। अगला पड़ाव, मीट बिजनेस। कॉलेज के बाद जॉर्डन ने डोर टू डोर मीट और सी फूड बेचना शुरू किया। हाँ, सच में। आप क्या बेच रहे हैं? USDA प्राइम, मैडम, फ्लैश फ्रोजन, हार्मोन फ्री और आपके लोकल कसाई से सस्ता। मैं रेड मीट नहीं खाती। शानदार। तो ये देखिए हमारा प्रीमियम सैल्मन। ये गंदा था, मुश्किल था, लेकिन काम कर गया। महीने के $1 लाख की सेल्स, बिना ट्रक, बिना स्टोरेज, बिना किसी प्लान के, सिर्फ जॉर्डन। लेकिन फिर सब टूट गया। पिघलता हुआ मीट, लेट डिलीवरी, खराब माल और अनपेड बिल्स। कुछ ही महीनों में बिजनेस खत्म। लेकिन इसी बर्बादी में जॉर्डन को उसकी असली ताकत मिली। प्रोडक्ट मायने नहीं रखता। मीट हो, सर्फ बोर्ड हो या स्टॉक्स, तुम कुछ भी बेच सकते हो। और उसी पल एक सेल्समैन पैदा हुआ। जॉर्डन को बेहतर प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, उसे बड़ा पैसा चाहिए था। और फिर एंट्री हुई वॉल स्ट्रीट की। जॉर्डन को LLF रॉथस्चाइल्ड में एंट्री लेवल जॉब मिला, सूट्स, टारगेट्स और बाथरूम में कोकेन। ये 1980s था आखिर। यहीं उसने असली पैसा, लालच और ताकत का स्वाद चखा। उसने सीखा मार्केट कैसे चलता है, ब्रोकर कैसे बात करते हैं, और सबसे जरूरी, वो कैसे बेचते हैं। लेकिन फिर आया अक्टूबर 1987, ब्लैक मंडे। फोन बजना बंद, स्क्रीन पर गिरते नंबर, मार्केट क्रैश। जॉर्डन को निकाल दिया गया। जहां बाकी लोग टूट गए, जॉर्डन को एक मौका दिखा। उसने खोजा पेनी स्टॉक्स, बेकार, अनरेगुलेटेड, कोई छूना नहीं चाहता, लेकिन कमीशन 50%। वही पिच, 10 गुना कमाई, और बस चाहिए एक तेज दिमाग और उससे भी तेज जुबान। जॉर्डन ने फोन उठाया, नेब्रास्का के एक आदमी को कॉल किया। हेलो मिस्टर माइटल, ध्यान से सुनिए। ये कंपनी अभी छोटी है, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बैठी है जो पूरी इंडस्ट्री बदल देगी। ये ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटी है, प्री IPO, पूरी तरह रडार के नीचे। बड़े खिलाड़ी अभी तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे तो बूम, 10 गुना रिटर्न। अभी $1 में खरीदो और 6 महीने बाद बीच हाउस से कॉल करोगे। तो मैं आपको 4000 शेयर में लॉक कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे कंपनी समझ नहीं आ रही। आपको कंपनी समझने की जरूरत नहीं है सर, आपको सिर्फ उसका अपसाइड समझना है। स्मार्ट लोग पहले कदम उठाते हैं, भीड़ के बाद नहीं। तो आप पहले बनना चाहते हैं या बाद में फोर्ब्स पढ़कर पछताना चाहते हैं? और बस एक कॉल में $4000 क्लोज। कोई नियम नहीं, कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ कॉल्स और एड्रेनलिन। उसे अपना साम्राज्य मिल गया था। 1989 जॉर्डन बेलफोर्ट अगला राउंड डाल रहा था, और इस बार वो अकेला नहीं था। एंट्री हुई डैनी पॉश की। लॉन्ग आइलैंड का तेज बोलने वाला, ड्रग्स लेने वाला एक अजीब इंसान, लेकिन बेच सकता था। जॉर्डन ने उसमें कुछ देखा, भूख, वफादारी, कोई सीमा नहीं। दोनों साथ आए और खतरनाक बन गए। जॉर्डन के पास विजन था, डैनी के पास केओस, और इसी केओस से उन्होंने अपना एम्पायर बनाया। नाम रखा स्ट्रैटन ओकमोंट। सुनने में ऐसा जैसे 100 साल पुरानी कंपनी हो। असल में ये एक स्ट्रिप मॉल का छोटा सा कमरा था। टिमटिमाती लाइट्स, बेतरतीब डेस्क्स और जीरो रेगुलेशन। वहाँ काम करने वाले लोग एनालिस्ट नहीं थे, क्वालिफाइड भी नहीं थे, बारटेंडर, कॉलेज ड्रॉप आउट और गली के हसलर। लेकिन जॉर्डन को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, उसे भूख चाहिए थी। उसे सोचने वाले नहीं, क्लोज करने वाले चाहिए थे। फिर आई ट्रेनिंग। जॉर्डन ने एक तरीका बनाया, स्ट्रेट लाइन पर्सुएशन, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर जो नए लड़कों को हाई प्रेशर सेल्स मशीन बना देता। वो उन्हें सिखाता था कैसे शक को दबाना है, कैसे सामने वाले को सोचने का मौका नहीं देना, और कैसे हेलो से लेकर चेक भेजने तक की पूरी जर्नी को एक सीधी लाइन में खत्म करना है। धीरे धीरे उस ऑफिस ने एक अलग ही रिदम पकड़ ली, तेज, शोर से भरी और नशे जैसी लत लगाने वाली। फोन कभी रुकते नहीं थे, ऑर्डर कभी थमता नहीं था, हवा में बिजली थी, अहंकार बढ़ रहे थे, और पैसा वो तो बह रहा था। लेकिन स्ट्रैटन की असली चाल सिर्फ ये नहीं थी कि वो कैसे बेचता था। असली खेल था
वो किसे बेचता था? वर्किंग क्लास, रिटायर्ड लोग, परेशान माता पिता, वो लोग जो उम्मीद के लिए तरस रहे थे। स्ट्रैटन उन्हें उम्मीद बेचता था, जल्दी के दबाव में लिपटी हुई, झूठी यकीन के साथ, नकली आंकड़ों के सहारे। शुरुआत में ये सिर्फ छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स थे, पिंक शीट का कचरा जिनके नाम भी अजीब थे, जैसे BZT या UMY। ऐसी कंपनियां जो अपनी प्रेस रिलीज के बाहर कहीं मौजूद ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही पैसा बहने लगा, खेल बदल गया। अब सिर्फ फेक कंपनियां नहीं थी, अब असली IPOs का खेल शुरू हुआ। वो सस्ते शेयर के बड़े बड़े हिस्से खरीदते, फिर सेल्स फ्लोर को बना देते एक हाइप मशीन। कॉल पर कॉल, वादे पर वादे, मार्केट में नकली एक्साइटमेंट भर देते, स्टॉक को ऊपर धकेलते और फिर सबसे ऊपर पहुंचकर सब बेच देते, हजारों इन्वेस्टर्स को नुकसान में छोड़कर। इसे कहते थे पंप एंड डंप, लेकिन स्ट्रैटन ऑकमॉन्ट में इसे कहते थे एक और मंगलवार। 90s की शुरुआत तक कंपनी फट चुकी थी। स्ट्रैटन अब सिर्फ एक ब्रोकरेज में ही था, वो एक सर्कस था। ऑफिस एक धुंध था, चिल्लाते फोन, एयर हॉर्न, टेस्टोस्टेरोन, $2000 के सूट और इतना नशा कि एक गेंडा भी गिर जाए। जॉर्डन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां डर और वफादारी ही करेंसी थे। टॉप परफॉर्मर्स को राजा की तरह ट्रीट किया जाता। बोनस चेक्स, छुट्टियां, घड़ियां ऑफिस में ऐसे फेंकी जाती जैसे टॉफी, और जो पीछे रह जाएं, उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया जाता, तुरंत निकाल दिया जाता। और फिर आती थी पार्टियां, कॉन्फ्रेंस रूम में स्ट्रिपर्स, फैक्स मशीन में बहती शैंपेन, कंप्लायंस मैनुअल पर कोकेन की लाइंस। कुछ भी पवित्र नहीं था, न फर्नीचर, न कंपनी कार, न फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे एक बार विप्ड क्रीम और टकीला से भर दिया गया। जॉर्डन अब एक कल्ट लीडर बन चुका था, अरमानी सूट में। उसने हेलीकॉप्टर खरीदा, अपनी यॉट का नाम अपनी पत्नी नाओमी के नाम पर रखा, मैंशन, लैम्बोर्गिनी, रोलेक्स, और हर बार वही एक मंत्र, सफलता ही सब कुछ है। अगर तुम जीत नहीं रहे तो तुम कुछ भी नहीं हो। कागजों पर स्ट्रैटन ओकमॉन्ट चमक रहा था, कंपनियों को पब्लिक कर रहा था, सैकड़ों मिलियन उठा रहा था। कंपनी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अंदर से सब धुआं और आईना था, क्योंकि जब सच्चाई नहीं बिकती तो सपना बेचना पड़ता है। और जॉर्डन बेलफोर्ट ने इसी पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। 1994 तक स्ट्रैटन ओकमॉन्ट आग की तरह फैल चुका था, कंपनियों को पब्लिक करना, मिलियंस घुमाना और नेशनल अटेंशन खींचना। लेकिन इस चमक के नीचे सब सड़ने लगा था। उनका IPO मॉडल अब खतरनाक हो चुका था। वही पुराना खेल, स्टॉक को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ, सपने को ओवर सेल करो और सच्चाई आने से पहले निकल जाओ। लेकिन इस बार वो छुपे नहीं थे। SEC की नजरें उन पर टिक चुकी थीं। संदिग्ध फाइलिंग्स की लिस्ट बढ़ रही थी, इन्वेस्टर्स की शिकायतें जमा हो रही थी, जिन्होंने $60 में खरीदा और देखा वो 30 सेंट पर गिर गया। अंदर से भी कुछ ब्रोकर सवाल उठाने लगे थे। वो ऐसे स्टॉक्स बेच रहे थे जिनका ना कोई रेवेन्यू था, ना प्रोडक्ट, कभी कभी तो फोन नंबर भी नहीं। मैनेजमेंट का जवाब सीधा था, डील बंद करो या बाहर निकलो। और जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, पैसे छुपाने के तरीके भी जटिल होते गए। मिलियंस ऑफशोर भेजे गए, शेयर कंपनियों के जाल में। कुछ अकाउंट्स जॉर्डन की आंटी के नाम UK में, कुछ जेनेवा में फर्जी कंपनियों के नाम पर। एक वक्त पर तो जॉर्डन ने पैसे भेजने के लिए कुरियर्स का इस्तेमाल किया, एक हाउसकीपर तक जिसके ब्रा में सिलकर कैश भेजा गया। जॉर्डन इसे एसेट प्रोटेक्शन कहता था, FBI इसे मनी लॉन्ड्रिंग। कंपनी के अंदर हालात बदल रहे थे। जो ड्रग्स पहले इनाम थे, अब जरूरत बन चुके थे। क्वेल्यूड्स बोलने की स्पीड धीमी करते, कोकीन फिर से तेज कर देती। लोग कॉल के बीच में बेहोश हो जाते। एक ब्रोकर को सेल्स फ्लोर पर सीजर आया। कमीशन, औरतों या सिर्फ अहंकार की वजह से लड़ाइयां होने लगी। कम से कम 2 लोगों को हिंसक हरकतों के बाद बाहर निकालना पड़ा। और जॉर्डन, वो खुद भी टूट रहा था। उसकी शादी बिखर रही थी, सोफे के कुशन में गोलियां, बाथरूम में सिरिंज। एक बार तो उसने अपनी फेरारी खंबे में दे मारी, नशे में, और उसके साथ उसकी 3 साल की बेटी भी थी। फिर आया 1996 का वो हादसा। कैप्टन की चेतावनी के बावजूद जॉर्डन ने इटली से सार्डिनिया जाने की जिद की। वो नशे में था, शराब में डूबा हुआ, और उसे लगता था कि उसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन समंदर ने उसे जवाब दिया। यॉट नाओमी बीच समंदर में पानी भरने लगी। अंदर जॉर्डन, उसकी पत्नी, उनकी बेटी और $2 मिलियन के गहने और ड्रग्स। आखिरकार उन्हें इटालियन नेवी ने बचाया। यॉट तबाह हो चुकी थी। जॉर्डन बच गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट चुका था। फोर्ब्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार अब उसकी दुनिया की परतें उधेड़ने लगे थे। पुराने कर्मचारी बोलने लगे थे, लेकिन सबसे खतरनाक था ग्रेगरी कोलमन, FBI की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन का एजेंट। कोलमन सिर्फ रेड फ्लैग्स नहीं देख रहा था,
उसे खून की बू आ रही थी। उसने चुपचाप टाइमलाइन जोड़नी शुरू की, स्ट्रैटन के कोल्ड कॉल स्क्रिप्ट्स निकाले, वायर रिकॉर्ड्स सबीना किए, रियल एस्टेट डील्स ट्रैक की जो रिपोर्टेड इनकम से मैच नहीं कर रही थी। उसे पता चला जॉर्डन कैश निकाल रहा था पैटर्न में, $50,000 की कैशियर्स चेक्स जो कैसीनो आर्ट गैलरी के जरिए लेयर किए जा रहे थे। कोलमैन समझ गया इसका मतलब क्या है, और जॉर्डन भी। लेकिन जो जॉर्डन नहीं जानता था वो ये कि उसके अपने कुछ ब्रोकर्स पलट चुके थे। एक अलग फ्रॉड केस में पकड़ा गया, दूसरा बोनस न मिलने से जल चुका था। उन्होंने वायर पहने, कॉल रिकॉर्ड किए, फोल्डर्स सौंप दिए, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ी मूर भी कूद गया जहाज से, नैतिकता नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। फिर आया अक्टूबर 1996। फेडरल एजेंट्स ने स्ट्रैटन ओकमॉन्ट पर रेड मारी। सूरज उगने के तुरंत बाद फोन डेस्क से उखाड़ दिए गए, फाइलिंग कैबिनेट्स खाली कर दिए गए, हार्ड ड्राइव्स कॉपी की गईं, कर्मचारियों से पूछताछ हुई, किसी ने डॉक्यूमेंट्स फ्लश करने की कोशिश की, कोई ब्रीफकेस में श्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर निकलने लगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। FBI के पास अब सब कुछ था। फिर भी जॉर्डन खत्म नहीं हुआ था। 1997 की शुरुआत में जांच के बीच और साफ मना होने के बावजूद कि पैसे मत हिलाओ, उसने $2 मिलियन स्विट्जरलैंड वायर कर दिए। ट्रांजैक्शन ट्रेस हो गया, उस पर हुई बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। वही एक धागा बना जिसने पूरी कहानी उधेड़ दी। अब पीछा खत्म था और गिरावट शुरू। 1998 के अंत तक जॉर्डन बेलफोर्ट के पास कोई चाल नहीं बची थी। FBI के पास रिकॉर्डिंग्स थीं, SEC के पास फाइलिंग्स, ठंडे कॉल्स और झूठे वादों पर बना उसका साम्राज्य ढह चुका था, और अब बारी उसकी थी। 30 साल तक की सजा सामने थी। वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, आरोप ही उसे दफनाने के लिए काफी थे। तो जॉर्डन ने वही किया जो वो हमेशा करता था, उसने बेचा। इस बार स्टॉक्स नहीं बल्कि जानकारी। वो पलट गया, उसने सहयोग किया, वायर पहना, और एक एक करके जिन लोगों ने उसे भगवान माना था वो सब रसीदों की तरह सौंप दिए गए। 30 से ज्यादा कर्मचारी इंडिक्ट हुए, ब्रोकर्स, पार्टनर्स, दोस्त, कुछ तो सीधे हाई स्कूल से स्ट्रैटन में आए थे। उन्होंने बेचना जॉर्डन से सीखा था, उसी की प्लेबुक फॉलो की और अब कीमत चुका रहे थे। कुछ को उससे ज्यादा सजा मिली। जॉर्डन को मिली सिर्फ 22 महीने की सजा, एक मिनिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी में। न बाढ़, न सेल्स, गार्ड्स के पास बंदूक तक नहीं, सुबह टेनिस, दोपहर वेट्स और रात में लिखना। वहीं उसकी मुलाकात हुई टॉमी चोंग से, जो ऑनलाइन बॉन्ग्स बेचने के लिए सजा काट रहा था। जॉर्डन ने उसे सब बताया, ड्रग्स, यॉट, कैश के लिफाफे, वो झूठ जो लाइफस्टाइल बन गया। टॉमी नाराज नहीं हुआ, उसे मजा आया। लिख डालो, उसने कहा, और जॉर्डन ने लिखा। 2007 में उसने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट प्रकाशित की, एक ऐसी कहानी जो कबूलने से ज्यादा जीत का जश्न लगती थी। न माफी, न पछतावा, सिर्फ यॉट्स, ऑर्जीज, फ्रॉड और पंचलाइन। पब्लिक ने इसे हाथों हाथ लिया। फिल्म राइट्स बिके, सीक्वल आया, और 2013 में मार्टिन स्कोरसेज़ी और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इसे ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बना दिया। जो आदमी निवेशकों से झूठ बोलता था अब उन्हें बड़े पर्दे पर एंटरटेन कर रहा था। लोग हंसे, क्रिटिक्स ने सराहा, और जॉर्डन बेलफोर्ट, एक दोषी अपराधी, एक पॉप कल्चर आइकन बन गया। लेकिन जिन लोगों को उसने ठगा, उन्हें ना फिल्म डील मिली, ना क्लोजर। ज्यादातर को उनका पैसा कभी वापस नहीं मिला। एक टीचर जिसने अपनी रिटायरमेंट गंवाई, एक वॉर वेटरन जिसने अपनी जिंदगी की बचत लगा दी, एक परिवार जिसने अपने घर पर दोबारा कर्ज लिया, वो सब कर्ज में डूबे रह गए, खाली हाथ। कोर्ट ने जॉर्डन को $110 मिलियन चुकाने का आदेश दिया। आज तक सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही चुकाया गया है, बाकी सब ऑफशोर अकाउंट्स, रियल एस्टेट ट्रस्ट्स और लीगल लूप होल्स में गायब हो गया। वो कहता है वो कोशिश कर रहा है, पीड़ित अब भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जॉर्डन वो ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स कोच, पॉडकास्ट होस्ट, वो सफलता बेचता है, एथिक्स सिखाता है, दुनिया भर के स्टेज पर खड़ा होता है। वो द वुल्फ नाम को ऐसे पहनता है जैसे कोई सम्मान हो, घाव नहीं। उसने सिर्फ न्याय से बचकर नहीं निकला, उसने उसे बेच दिया। 22 महीने को बुक डील में बदल दिया, फ्रॉड को फेम में बदल दिया, और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि हमने ताली बजाई। उसने कहा था मैं लालची था, लेकिन हर कोई होता है। शायद इसी वजह से वो बच निकला, क्योंकि अंदर ही अंदर हम उसे सजा नहीं देना चाहते थे, हम उसके जैसा बनना चाहते थे।